ये पीछे ना नॉट Assalamu alaikum. क्या Can you guys hear me? Walaikum assalam, yes. Okay. Okay. So let me share my screen first. अच्छा जी, आप लोगों ने इस वीक मिस ने आप लोगों को जैसे है ना डिसीजन ट्रीज की और थोड़ी सी आप लोगों से डिटेल्स शेयर की थी कि हाउ द डिसीजन ट्रीज वर्क। सो और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो गिनी कोफिशिएंट बेसिकली यूज़ कर रहे हैं एज अ मेट्रिक। और सैटरडे वाली क्लास में मिस ने आप लोगों को कुछ मेट्रिक्स डिस्कस किए थे विच वर लाइक ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, प्रिसिशन, रिकॉल, एक्यूरेसी मेजर्स, जो कि डेटा साइंस की हमारी जो फील्ड है उसके अंदर ये मेजर्स यूज़ होते हैं। और इसी के ऊपर बेसिकली जो रिसर्च होती है उसी के ऊपर आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेंचमार्क किए जाते हैं कि आपकी ये स्कोर्स देखे जाते हैं कि आपने किसी डेटा सेट पे कैसा काम किया है। तो इन स्कोर्स के ऊपर आप लोगों की थोड़ी सी है ना एवेल्युएशन होती है। खैर, लेट्स स्टार्ट। तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग a binary classification problem. Miss told me to not to go in more than ज़्यादा बाइनरी से आगे ना जाएं। इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स हमारे पास बाइनरी 3 क्लास 5 क्लास different classes के हमारे पास problems होते हैं। So in this tutorial I will only be focusing on binary classification and I will be using decision tree as our algorithm. So let's start from the data set. So the data set which I will be using is a NBA basketball data set, and I will be predicting that if a basketball player will last 5 years in a league. So it means that if a basketball player has some variables which are shown over here, तो उसका नाम और कितनी गेम्स उसने खेली हैं एंड मिनट्स प्लेड, पॉइंट्स पर गेम, फील्ड्स गोल्ड एंड परसेंटेज, सो 3 pointers he made, and different kinds of attributes we will be having for a player, and we will be predicting that whether the target variable is our last variable, which is shown over here as target 5 years. So outcome is 1 if carrier length is greater than equal to 5, 5 years. So one shows that one the number one shows that if a player will last for greater than equal to 5 years, and 0 shows that the player will not last for 5 years. So it is an interesting data set in a sense that it is related to sports analytics, because data science is also used in sports, extensively used in sports also nowadays. Acha, so I will be using some new libraries, some new things in this tutorial, so that you get an idea कि किस तरह हम लोग है ना एक classifier build कर सकते हैं using scikit-learn and the tools we have. So first library is a basic one जो pandas की library है। फिर seabond की है matplotlib. We have been using seabond and matplotlib. Likewise, seabond is built on basically matplotlib. और इसके अलावा डिसीजन ट्री क्लासिफायर हम यूज़ करेंगे। तो मैंने साइकिट लर्न से इसको इंपोर्ट किया है फ्रॉम sklearn डॉट ट्री के नाम से। अगर आपको ना समझ आ रहा है कि किस तरह हम लोगों को इंपोर्ट करना है, कि किस तरह हम लोग है ना ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें, just google it that I want to import use decision tree classifier in scikit-learn. So you will be redirected to the first link would be redirecting you to the scikit-learn page. और इसके अलावा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट विच आई वुड बी यूजिंग फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग माय डेटा। और इसके अलावा रैंडमनेस फिक्स करने के लिए, ताकि हमारा डेटा जो हम ट्रेन टेस्ट करें वो हर दफ़ा एक ही तरह रैंडमनेस हमारी हो। तो आई वुड बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स एज वेल। और इसके अलावा ये ट्री का जो scikit-learn क्लासिफायर बिल्ड करने के लिए हमें ट्री का मॉड्यूल इंपोर्ट करना ज़रूरी है। और इसके अलावा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मिस ने आप लोगों को से डिस्कशन किया था कि किस तरह हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं, उसके अंदर से हम किस तरह देखते हैं कि ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं, ट्रू नेगेटिव्स कितने हैं, और फिर हमारे जिससे हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और first step is to transfer the data from the CSV file to our data frame, और जिस तरह
दिस इज़ अ यूजुअल कमांड वी हैव बीन फॉलोइंग, और इस तरह मैंने अपना डेटा को है ना बेसिकली शो किया है। और वी कैन सी दैट देयर आर 1340 rows and 21 columns. So it's a huge data set in number of columns, because we have 21 columns here, where one column is for target variable, which would be used as a class variable, and 20 columns would be used as a predictor variables. Okay, so data.describe is one of the function which simplifies and summarizes our data. तो मैंने उसको basically use किया, since all of our variables except the name, these are the names of the players which are been playing in the league. So collection of data are the samples of the players and their performance throughout the games. Okay, so एंड डेटा डॉट डिस्क्राइब बेसिकली हमारे पास शो कर रहा है कि ना जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसका हमें डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। 6 पॉइंट समरी है ऑलरेडी, 7 पॉइंट समरी है बेसिकली। तो ये हमें शो कर रहा होता है कि मिन मैक्स स्टैंडर्ड डेविएशन और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ आर डेटा फ्रेम। अच्छा, तो second step, first step was to import the data. Second step is to explore the data. So the one of the important thing which is used in data sciences is to explore our data. और explore data के अंदर हम सबसे पहले null values check कर रहे होते हैं। तो हम अपना data frame call करते हैं, dot is null का function है, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी इसको यूज़ कर चुका हूँ। और डॉट सम करना है। डॉट सम हमें किस तरह करना है, x इज इक्वल्स टू 0 पर। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि कॉलम वाइज हमें वो सम ला के दे देगा कि कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज मिसिंग हैं। So as you can see that all of the except 3p% which is a 3 point percentage of a player, तो कितने वो 3 pointers वो उसने ना स्कोर किया है in a basketball। 3 pointers means that you get a 3 points when you score a goal. So there are 11 values which are missing over here. So we need to replace these values. So Miss will be discussing how to replace null values, which is an important thing when we are doing data science problems, because real world data has missing values also. अच्छा, तो मैंने किस तरह उसको रिप्लेस किया। अच्छा, मैंने उसको बेसिकली अभी बेसिक सा मैंने उसको नल वैल्यूज को मीन से रिप्लेस कर दिए, कि जो हमारा कॉलम 3p% का जो हमारा कॉलम है विच इज दिस वन। तो ये वाले कॉलम का जो मीन है बेसिकली, ये जो मीन है इसके अंदर ये रहा, ये जो मीन है this thing 19.3. So I would be replacing all the null values with this one. It is a very easy technique to replace it with a mean, और लेकिन it is not very recommended, because आपको अपना डेटा की distributions देखनी चाहिए, और then you should have been replacing it with the proper measures. But it is another topic for another day, so I wouldn't be going into much depth in this tutorial. अच्छा, तो मैंने उसको किस तरह रिप्लेस किया ये इंपॉर्टेंट है समझ लें। देखिए, मैंने डेटा का फ्रेम, अपना डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया, और इसके अंदर मेरा जो एट्रीब्यूट था उसको मैंने सेलेक्ट किया, और फिर डॉट फिल na इज अ पांडास मेथड विच इज यूज्ड टू फिल इन द कॉलम्स। और डॉट फिल na को मैं किस तरह है ना, मुझे क्या फिलिंग क्या करवानी है, मुझे क्या ये फिल करवाना है, ये चीज़ मुझे अपने डेटा फ्रेम का इस कॉलम का मीन से इसकी जो na वैल्यूज हैं उसके अंदर मुझे ना मीन बेसिकली सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो और इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू मींस दैट हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। आई कुड हैव डन इट यूजिंग द वेरिएबल डेटा, और मैं डेटा के अंदर ही उन वैल्यूज को डाल सकता था। बट अगर हमें डेटा हमारा फंक्शन जो मेथड है वो बेसिकली हमें एक चीज़ दे रहा है, तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो आई यूज इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू मीन्स कि हम मुझे वहाँ पर वो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो और डेटा के अंदर चेंजेस ले आओ। नोटिस दैट आई एम नॉट passing this into my data frame, but it is already been replaced by the null values, by the mean values. और फिर मैंने उसको कॉल किया, तो आज जैसे देख सकते हैं कि the 3p% has been replaced by the mean. अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर एक चीज़ रह गई थी जो हमने डेटा विजुअलाइजेशंस की थी। तो उसके अंदर लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर विच वाज द थर्ड ट्यूटोरियल, तो उसके अंदर एक चीज़ रह गई थी जो कि था कि हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स हीट मैप किस तरह बनता है। तो व्हाट इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स? इट शोज दैट द कोरिलेशन बिटवीन ईच ऑफ द वेरिएबल्स इन आवर डेटा।
तो और कोरिलेशन से क्या फ़ायदा होता है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच शोज दैट कि हमारे डेटा के जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने कोरिलेट कर रहे हैं। कोरिलेट मीन्स कि आपस में उनका रिलेशनशिप्स कितना स्ट्रांग है। एंड वो कॉलम्स जिनका कोरिलेशन हाई होता है, सिग्निफिकेंटली हाई होता है, लाइक एज यू कैन सी 0.98, 0.98, 0.91, इट इज़ रिकमेंडेड के उनमें से एक कॉलम को रिमूव कर दिया जाए because of a problem of multicollinearity. Here it is another day's topic, so I wouldn't be going into much that. अच्छा, मैंने इसको किस तरह है ना शो किया है कि मैंने उसको data.iloc, अच्छा iloc क्या करता है बेसिकली। अच्छा, एक बात तो ये समझ लें कि जो हीट मैप मैंने बनाया है वो सी बॉन्ड की लाइब्रेरी को यूज़ किया है, sns.heatmap की लाइब्रेरी को, .heatmap, उसके अंदर हमें सी बॉन्ड की लाइब्रेरी जो मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी उसके अंदर मुझे ये बेसिकली है ना ये फंक्शन उसके अंदर है, स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर वो फंक्शन मौजूद है। अच्छा, because we have a 20 column 20 variables, so we cannot plot such a huge 20 by 20 data 20 by 20 है ना correlation matrix, so it wouldn't look very nice also, और हमें है ना अपने डेटा को एनालाइज करने में भी इशू होगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हम अपने डेटा को ब्रेक कर करके है ना विजुअलाइज करें ताकि हम देख तो सकें कि हम कर क्या रहे हैं हमारे डेटा के साथ, वरना आपकी जो वैल्यूज हैं तो वो बहुत छोटी छोटी नजर आती हैं और इन दिस स्पेस इट इज और हम उसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकते सही तरह। तो मैंने उसको क्या किया कि ओनली द जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, तो मैंने उसको क्या किया कि आप लोगों को शो करने के लिए data.iloc का मेथड यूज किया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट मेथड है बिकॉज इट इज यूज टू सबसेट डेटा इन अ डेटा फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज यूज्ड वेरी मच इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंसेस, और यहाँ पे हम पांडास का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है iloc का। iloc क्या करता है बेसिकली, इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग से मतलब क्या है, इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम अपने डेटा को बेसिकली कॉलम वाइज या रो वाइज हम उसको कलेक्ट कर रहे होंगे, हम उसका सब डेटा बना रहे होंगे। सब डेटा से मुराद क्या है, हम डेटा में से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लें। अच्छा, उसको कर किस तरह रहे हैं हम देखें, iloc का फंक्शन मैंने कॉल किया और ये चीज यहाँ पर देखिए कोलन लगाया हुआ है, कोलन से पहले कोई वैल्यू नहीं है, कोलन के बाद कोई वैल्यू नहीं है, और एक कॉमा है आपके साथ, और फिर आपके पास है ना आगे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इसको समझने के लिए इसको ब्रेक करते हैं कॉमा पर, ठीक है। देखिए कॉमा से पहले है यहाँ पर मैंने कोई चीज पास नहीं की, विच मीन्स के ये रोज शो करता है, कॉलम से पहले रोज शो करता है, कॉलम के बाद कॉलम्स की हम सबसेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कोई चीज पास नहीं कर रहा मैं उसको, रोज मतलब मुझे रोज सारी चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग रोज यहाँ पे हम स्टार्टिंग नंबर लिखते हैं और यहाँ पे एंडिंग नंबर लिखते हैं, मुझे सारी रोज चाहिए तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया। और मुझे कॉलम्स कौन से चाहिए, कॉलम्स स्टार्टिंग से चाहिए तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया। और मुझे कहाँ तक कॉलम्स चाहिए, फर्स्ट 10 कॉलम्स चाहिए तो मैंने फर्स्ट 10 कॉलम्स जो मेरे पास है जीरो से लेके पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, तो फ्रॉम 0 to 9, तो 0 to 9 मेरे पास है ना सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो इफ यू काउंट तो 0 से 9 तक हमारे पास जो फर्स्ट 10 कॉलम्स हैं वो हमारे पास सब डेटा के अंदर है ना आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को ये चीज़ ना समझ आई हो तो अभी मुझसे है ना पूछ लें। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने जो सब डेटा किया तो मैंने उसके ऊपर .corr का फंक्शन कॉल किया। अभी कोरिलेशन का हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर कोरिलेशन देखनी होती है तो हम CORR हम कॉल करते हैं, जो मेथड है बेसिकली हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स ला के दे देता है। और मैंने इसके साथ कुछ और बेसिकली है ना ये सारी पैरामीटर्स पास किए हैं जो कि इसको विजुलाइज करने में, और हमारे पास ये एनोटेशन बार और है ना इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करने में, सेंटर किस तरह करना है और मुझे अपनी थीम क्या रखनी है, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, लाइन विथ किस तरह रखनी है, बट ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। इफ़ आई कुड हैव पास्ड ओनली दिस थिंग अप टिल हेयर सो आई वुड हैव गॉट अ कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसको समझाना कि ना किस तरह ना कोरिलेशन हीट मैप ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि कुछ मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यूज हैं जो 0.98 0.98 0.98 आ रही हैं, विच इज रिकमेंडेड कि वी शुड ड्रॉप देम, ठीक है ना। तो बट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस अभी मैं इसको ड्रॉप नहीं कर रहा, क्योंकि मिस आप लोगों को डेटा क्लीनिंग के ऊपर एक अलग सा सेशन होगा जिसके अंदर हम डेटा क्लीनिंग बेसिकली हम है ना उसके अंदर एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आई वुड बी यूजिंग दीज टेक्निक्स टू एंड शोइंग यू कि किस तरह हम अपने डेटा से इन वेरिएबल्स को रिमूव कर सकते हैं। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम फर्दर ट्यूटोरियल्स में इसको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप लोगों को हीट मैप को इंट्रोडक्शन करवाना था जो कि मैंने करवाया। अच्छा,
मॉडलिंग करनी है आगे, और मॉडलिंग के लिए देखें जो मेरा जो क्लासिफायर है बेसिकली जो डिसीजन ट्री है जिसको मुझे मॉडल करना है। अच्छा, डिसीजन ट्री कोई भी हम क्लासिफायर बिल्ड कर रहे हैं, हमारा डेटा साइंस का प्रॉब्लम होता है ना, तो हम सारी वैल्यूज को ना अपने उसमें ले जाते हैं 1 zeros के फॉर्म में, लाइक न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। इवन वी हैव अ कैटेगोरिकल कॉलम, अगर हमारे पास कोई कैटेगोरिकल कॉलम है उसको भी हम 1 2 3 या इस तरह हम उसको वो कर देते हैं। द ओनली कॉलम विच इज नॉट इन न्यूमेरिक इज द नेम कॉलम। तो नेम कॉलम इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स जस्ट द नेम ऑफ द प्लेयर्स, और वो सैम्पल पॉइंट्स हैं। आर क्लासिफायर वोंट नो कि ये ब्रेंडन इनग्राम कौन है। तो इस तरह है ना, हम जो नेम का जो कॉलम होता है नॉर्मली हम अपने सैम्पल पॉइंट्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, और है ना उससे हमारे जो क्लासिफायर है उसको बिल्ड करने में उसकी कोई एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स, अबाउट द एट्रीब्यूट्स of a person. So we safely remove the column name. मैं इसको किस तरह रिमूव किया है, मैं लास्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि हम ड्रॉपिंग नेम वेरिएबल एज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडलिंग, और इसको मैं डेटा के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, डेटा डॉट ड्रॉप का हमारे पास डॉट ड्रॉप का मेथड है जिसके अंदर हम अपना जो वेरिएबल है नेम वो मैंने उसको पास कर दिया, और x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 मीन्स दी कॉलम। ठीक है, तो इस तरह मैंने उसको है ना ड्रॉप कर दिया। तो अब हमारे जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर 20 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, 20 कॉलम्स होंगे, और इसके अंदर एक वो होगा जो हमारा क्लास वेरिएबल होगा। ठीक है, अच्छा जी, मॉडलिंग जो आज का हमारा क्लास का वो है बेसिकली गोल है कि हमें मॉडल किस तरह करना है। तो फर्स्ट थिंग कि मैंने उसको फिक्स कर दिया रैंडम डॉट सीट। रैंडम जो मैंने इंपोर्ट किया था मॉड्यूल यहाँ पर, इंपोर्ट रैंडम जो मैंने कहा था मैं आपको आगे शो करूंगा। बेसिकली इट शोज इट फिक्सेस द रैंडमनेस ऑफ आर डेटा, क्योंकि हम आगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे होंगे। ठीक है, और आगे भी मैंने इसके ना रैंडम स्टेट फिक्स कर दी। तो कोई भी आप नंबर से ना रैंडम डॉट सीट करके ना इसकी आप है ना रैंडमनेस को फिक्स कर देते हैं, विच मीन्स कि जब आप बार बार रन करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहे होंगे। आपका डेटा बार बार जो सबसेट हो रहा होगा वही एक ही रैंडम नंबर पे जो आपका फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ था उसी पर ही आपका डेटा है ना सबसेट हो रहा होगा। खैर अच्छा जी, आगे देखते हैं कि मैंने उसको किस तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली है ना अपने डेटा को सबसेट किया। देखें, इंडिपेंडेंट के अंदर मैंने क्या चीज़ ली है, सारे वो कॉलम्स विदाउट आर टारगेट कॉलम। तो टारगेट कॉलम वाज टारगेट 5 years, और मैंने उसको सिर्फ ड्रॉप कर दिया। अब इसके अलावा जितने भी कॉलम्स थे वो मैंने इंडिपेंडेंट के अंदर स्टोर कर लिए। और डिपेंडेंट के अंदर देखिए मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, डेटा, और उसके जो हमारा कॉलम है टारगेट का उसको मैं सिर्फ स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि मैं ना किस तरह ये कर रहा हूँ। आगे इसको देखते हैं। फिर मैंने उसको है ना स्प्लिट किया अपने डेटा को 70 और 30% के है ना, 33%, आई शुड हैव रिटन 33%, 33%, so this would have been 66। ओके, तो मैम ने जैसा आप लोगों को क्लास में 70-30 रेशियो बताया है, मैंने यहाँ पर 33-66 में ना इसको कर दिया है। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रॉब्लम किस तरह का है और आपके पास सैम्पल पॉइंट्स किस तरह के हैं। ठीक है ना, तो आपका यू वांट हाउ मच डेटा यू वांट फॉर ट्रेनिंग पर्पस, हाउ मच डेटा यू वांट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, एंड व्हेन यू गो इन द प्रैक्टिकल फील्ड सो देयर इज सो वी डू 3 टेस्ट स्प्लिट्स, कि हम ट्रेन स्प्लिट भी करते हैं, फिर एक वैलिडेशन स्प्लिट होता है और एक टेस्ट स्प्लिट होता है। सो जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस अभी आप लोगों ने वैलिडेशन सेट्स नहीं पढ़े, तो आई वोंट बी कंफ्यूजिंग यू एट दिस पार्ट ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, तो मैंने अपना डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, और 66 और 33 के अंदर मैंने उसको वो कर लिया। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट कि हम अपना डेटा का शेप देखें कि हमारा डेटा किस तरह का है बिफोर गोइंग टू मॉडलिंग। तो देखें, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो 897 वैल्यूज हैं, सो विच इज 66%। I'm so sorry, I have a question. जी जी, Random state equals 42 का क्या मतलब है? अच्छा, ये वही रैंडम स्टेट जो मैंने फिक्स करा है अपना जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ना, अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो एवरी टाइम आई रन माई नोटबुक, तो
तो डिफरेंट वेरिएबल्स को बेसिकली है ना ये सबसेट कर रहा होगा, डिफरेंट सैंपल्स को बेसिकली ना सबसेट कर रहा होगा। तो ये रैंडमली है ना बेसिकली सेलेक्ट कर रहा होता है। तो पाइथन के अंदर बेसिकली ना रैंडमनेस का एक फंक्शन क्रिएटेड हुआ है, तो कि हम कोई भी वैल्यूज को दे सकते हैं। लाइक आई हैव पास 42, तो आई यू कुड हैव पास 1 2 3 एनी वैल्यू, बट दिस मेक श्योर्स कि हमारा जो डेटा है वो हर दफ़ा जब भी मैं अपनी नोटबुक रन करूँगा टू मेक माई रिजल्ट, क्योंकि है ना अगर देखें अगर मैं अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर हर दफ़ा डेटा को चेंज कर रहा हूँ ना, और टेस्टिंग डेटा भी मेरा हर दफ़ा चेंज हो रहा होगा ना, तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं ना एल्गोरिथम के वो हर दफ़ा चेंज हो रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि अगर मैं अपना ट्रेनिंग डेटा के अंदर हर दफ़ा डिफरेंट सैम्पल्स ले रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहा हूँ, डिफरेंट सैम्पल पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो उसके फीचर्स डिफरेंट हैं और मेरे टेस्टिंग डेटा के फीचर्स डिफरेंट हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि वी गेट द रिजल्ट्स द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम वी डू दिस थिंग। तो वी फिक्स द रैंडम स्टेट। और इसके अलावा हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स को अगर जब हमें कंपेयर करना होता है कि हमारे डेटा सेट पे कौन सा एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वी गिव वन रैंडम नंबर टू एवरी टू आर all our like train test splits and run the algorithm. This makes sure कि हमारा जो डेटा है वो different results different algorithms पे नहीं आ रहे। तो just to make our standard, तो we fix our random states. This is the same thing as random.seed. तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, just to avoid the randomness issue। तो हम ये इस तरह करते हैं, डेटा साइंस की फील्ड के अंदर ये होता है। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। नहीं, आई गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, जब हमने ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया तो इसके बाद एक्स ट्रेन डेटा हमारे पास कितना है, 897 एंड 19 कॉलम्स वी हैव, और 1 कॉलम जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो हमारा प्रेडिक्टर क्लास वेरिएबल है जो कि हमारा ट्रेनिंग डेटा के अंदर है। और इसके अलावा फिर मैंने एक्स टेस्ट के अंदर, अच्छा ये समझ लें कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट क्या है। एक्स ट्रेन की जो वैल्यूज़ हैं वो वाई ट्रेन के अंदर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वाई ट्रेन डॉट शेप कॉल किया, तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये देखें वाई ट्रेन 1 कॉलम ऑफ वाई ट्रेन इज हेयर एंड 19 कॉलम्स ऑफ एक्स ट्रेन आर हेयर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझ लें कि ट्रेन और टेस्टिंग के अंदर किस तरह ना डेटा स्प्लिट हो रहा है। और फिर टेस्ट डेटा को जो कि मैंने ना अपने एल्गोरिथम से छुपा दिया कि ये डेटा मैं आपको शो नहीं करूंगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और इस डेटा पे मैं आपके ना रिजल्ट्स को टेस्ट कर रहा हूँ। तो सिमिलरली एक्स टेस्ट की जो वैल्यूज हैं, this should have been okay, so this should have been y test over here. Okay, so we would have got 443 comma 1. So if I would run this, so I will get this thing since I am not running from above, क्योंकि मैंने start से run नहीं करा, तो it would give an error at this stage, ठीक है ना। तो अगर मैं अपनी notebook start से run करूँगा तो it would be running fine, ठीक है। तो यहाँ पे इशू था, एरर था थोड़ा सा ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि अब तो इसको देख ले कि 443,1 वुड बी है। अच्छा जी, एक्सट्रेन को मैंने आपको शो करा। अच्छा, एक बात नोट करें कि हमारा जो डेटा था वो 1 2 3 4 5 6 अप अटिल we had around 897 4, so around 1300 values, but when we did the train test split तो हमारे पास randomly है ना उसने सेलेक्ट कर दी। देखिए अब 5 वो वाली नहीं है जो हमारे पास है ना स्टार्ट में थी, बट इट randomly selected in our data. This is done to make sure कि हमारा जो डेटा है वो randomly सेलेक्ट हो रहा है और हमारा एल्गोरिथम के अंदर कोई बायसनेस ना आ जाए। अच्छा, जब हमने ये काम कर लिया तो एक algorithm fit करना is a very easy task. What is the first step? We create an instance or an object of the classifier. तो ये मैं किस तरह बना रहा हूँ, देखिए मैंने मॉडल का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर ट्री का जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था, बेसिकली यहाँ पर ट्री का जो मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, और इसके अंदर से डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये लाइन जो है, तो यहाँ से बेसिकली मैंने है ना डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज किया है, ठीक है। और देखें ट्री डॉट का मेथड बेसिकली है ना साइकिट लर्न के अंदर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसके अंदर डिसीजन ट्री क्लासिफायर ऑलरेडी उन्होंने यूज़ के लिए डेटा साइंस कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी ये फंक्शन बनाया हुआ है, सो दैट वी डोंट हैव टू क्रिएट द फंक्शन एवरी टाइम, वी जस्ट बोरो इट फ्रॉम देम
एंड दे हैव अलाउड अस टू यूज, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये मॉडल बना लिया, अच्छा ये मॉडल के अंदर सिर्फ ये मैंने अभी मॉडल एम्प्टी मॉडल है, बस मैंने इसको सिर्फ बोरो किया है मॉडल को, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट फिट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, फिट द मॉडल। फिट द मॉडल मीन्स कि अब मैं उसको अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास कर रहा हूँ, मैं अपने उसको अपना डेटा शो कर रहा हूँ कि भाई आपने इस डेटा को इस वैल्यूज पे मैच करना है, 1 और 0। जो हमारा जो कॉलम है बेसिकली वाई ट्रेन इज 1 इफ द बास्केटबॉल प्लेयर will be existing in the league and 0 if he is not existing। तो हमारे पास पास डेटा कुछ पड़ा हुआ था, वो हमने ना बेसिकली उसको यूज किया है, उस एट्रीब्यूट्स को हमने यूज किया है। अच्छा, तो मॉडल कैलकुलेशंस, अच्छा अब हमारा मॉडल की यहाँ फिट हो गया, हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे मॉडल कैलकुलेशंस के। अच्छा अब आप देखें कि मैनुअली जो हम कैलकुलेट करते आए अभी तक, तो हम किस तरह जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड के अंदर ये जो डेटा एल्गोरिथम जो रन हुआ है बेसिकली उसके पीछे की ये कैलकुलेशन है। किस तरह मैंने उसको किया है, ट्री डॉट प्लॉट ट्री। अच्छा ये डॉट प्लॉट ट्री बेसिकली क्या है, इट इज अनदर मेथड विच इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट्स कैलकुलेशन ऑफ आर मॉडल। तो देखें बैक एंड पे किस तरह कैलकुलेशन हो रही होती हैं, जो हम गिनी कोफिशिएंट की जो हम वैल्यूज निकाल रहे होते हैं। अच्छा एक बात ये गिनी कोफिशिएंट से याद आया कि अच्छा इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो क्लासीफायर के अंदर जो डिसीजन ट्री यूज हो रहा होता है, जो मेजर यूज हो रहा होता है, वो गिनी कोफिशिएंट है। सिंस वी आर नॉट कवरिंग इंट्रोपी इन आवर कोर्स, तो इंट्रोपी इसके अंदर डिफॉल्ट जो यूज हुआ है वो गिनी ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा अब ये देखिए किस तरह ना, इट्स अ ह्यूज data set, so as you can see that there are so many of calculations are going at the back end। तो हमारा एल्गोरिथम इस तरह बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहा था एंड फाइनली वी गॉट अ ट्री। तो since it's a huge data because of the number of variables, तो रूट नोड्स हमें विजुलाइज करना इतना आसान नहीं हो रहा कि ना किस तरह है ना कौन सा हमारी रूट नोड है, बट वी कैन सी इट। रूट नोड हमें ना किस तरह देखनी है, देर आर डिफरेंट फंक्शंस टू सी के है ना रूट नोड कौन सी थी हमारी और डिफरेंट हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या थी। अनदर वे टू विजुलाइज द सेम थिंग, again it is not very like you can say that it is not visually very looking good because of the huge number of variables we have। और ये देखिए किस तरह एक डिसीजन ट्री बेसिकली हमारे एल्गोरिथम ने बिल्ड किया है, ठीक है ना। तो बेसिकली के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और है ना फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए कि यस नो। देखिए दो ही कलर्स हैं ना इसमें आपको बेसिकली नजर आ रहे हैं कि ना कि वो प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलेगा या नहीं खेलेगा। इस तरह एक बेसिकली ट्री बिल्ट हुआ है बेसिकली जो हम क्लास के अंदर है ना किस तरह करते हैं। अच्छा ये बिल्ट किस तरह किया है, plt डॉट फिगर और है ना फिगर साइज मैंने उसको पास कर दिया था। plt मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है और डॉट फिगर मैंने कहा कि एक फिगर बना दें आप 25/20 की। तो अगर मैं सिंपली इस लाइन को रन करूंगा तो कुछ भी रन नहीं होगा क्योंकि इट विल ओनली गिव मी एन एम्प्टी फिगर। फिर मैंने उसको बोला कि भाई आपने फिगर के अंदर क्या चीज़ करनी है, तो एज यू कैन सी दैट ट्री के अंदर डॉट प्लॉट ट्री सेम फंक्शन मैंने यूज किया डॉट प्लॉट ट्री का। देखें यहाँ पर भी डॉट प्लॉट ट्री यूज कर रहा था और यहाँ पे भी डॉट प्लॉट ट्री। फर्क क्या है कि यहाँ पर मैं अपना मॉडल पास कर रहा हूँ बट आई एम नॉट पासिंग इट टू अ फिगर, बट मैंने यहाँ पर अपने ना फिगर इसको पास किया और मैंने उसको डिफरेंट थिंग मैंने उसको फील्ड वगैरह बताया कि है ना फील्ड 2 करें कि है ना सिंस बिकॉज इट्स अ ह्यूज डेटा। अगर आप थोड़े से छोटे डेटा सेट पे अगर आप काम करते हैं ना तो आपके पास है ना जो वैल्यूज़ हैं और बहुत क्लियरली बेसिकली ना नज़र आ रही होती हैं। आई वुड बी शेयरिंग अ ब्लॉग on the WhatsApp page on a WhatsApp group so you can visualize more friendly way and you can also understand it in a more friendly way कि basically behind the scenes क्या चल रहा है, हमारे एल्गोरिथम किस तरह है ना बेसिकली है ना रन कर रहा है। एंड आई वुड ऑल्सो मेक श्योर कि है ना थोड़ी सी विजुअलाइजेशन में और इम्प्रूवमेंट करें ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आइडिया हो आप लोगों को। खैर प्रिडिक्शंस, अच्छा जब हमारा एल्गोरिथम रन हो गया मैंने अपना मॉडल वगैरह फिट कर दिया और हमने देखा किस तरह बैकएंड पे काम हो रहा है, एल्गोरिथम किस तरह रन हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि एक्स टेस्ट मैंने अपने प्रिडिक्शंस बेसिकली जनरेट करी। अच्छा अब वो टेस्टिंग डेटा मैंने पास किया जो मैंने अपने एल्गोरिथम को जो मैंने अपना एल्गोरिथम को शो नहीं किया हुआ था, और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट बेसिकली हमारे पास है ना जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर है साइकिट लर्न के अंदर, उसकी बेसिकली उसके आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो उसके अंदर ये सारे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट,
मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स वी हैव। तो हमने उसको क्या पास किया, एक्स टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। मैंने अपना टेस्टिंग डेटा इसको पास कर दिया। अच्छा, ये वो डेटा है जो प्रिडिक्ट करेगा और मैंने अपनी प्रिडिक्शंस को स्टोर कर लिया। तो ये देखें कि हमारी प्रिडिक्शंस हैं बेसिकली ये स्टोर्ड हो गई हैं इन द प्रिडिक्शंस वेरिएबल। और अगर मैं इसको प्रिडिक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरे पास 101010 करके बेसिकली है ना मॉडल हैं जो हमारी प्रिडिक्शंस की होंगी वो आ रही होंगी। तो हम देखते हैं कि है ना किस तरह इसको है ना एक दूसरे मेजर्स के थ्रू हम कंफ्यूजन मैट्रिक्सेस और दूसरे मैट्रिक्स के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा एल्गोरिथम ने किस तरह परफॉर्म किया है। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज द वेरी फर्स्ट स्टेप which data scientists use to visualize the results of their algorithm. अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये देखिए ये जो एरे हमारे पास पास हुआ है बेसिकली ये ट्रू पॉजिटिव है, जो कि क्लास में आप लोगों ने मिस ने आपको बताया भी होगा कि ट्रू पॉजिटिव्स आर वैल्यूज विच आर करेक्टली विच वर ट्रू एंड आर एल्गोरिथम आल्सो प्रेडिक्टेड ट्रू। और ओके and this 195 is a true negatives. What does this show कि truly जो negative values थी और हमारे हमारे एल्गोरिथम ने भी उनको है ना नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया है। तो these two values show the accuracy if we add them up and divided by total of this column. So we would get the accuracy measure which we would be looking आगे ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ किस तरह करा है। अच्छा, तो ये 76 और 89 क्या है, देखें ये ट्रू पॉजिटिव था तो ये ट्रू नेगेटिव है। द वैल्यूज विच वर जो कि ना ट्रू थी, जो कि ना 1 थी, पॉजिटिव थी, बट आर एल्गोरिथम प्रिडिक्टेड फॉल्स। तो ये गलती की हमारे एल्गोरिथम ने। तो 76 वैल्यूज वर प्रिडिक्टेड रॉन्ग और 89 वैल्यूज जो कि बेसिकली है ना फॉल्स नेगेटिव थी, जो कि ओरिजिनल हमारे पास फॉल्स थी, लेकिन हमारे एल्गोरिथम ने उसको है ना और एल्गोरिथम ने उसको गलत प्रेडिक्ट किया। तो वी गेट दिस थिंग 89 and 76. So these are the values which are correctly predicted. So as you can see that I have also made a confusion matrix. So I have plotted it also कि जो zeros थी और हमारे एल्गोरिथम ने zeros ही basically ना predicted label. So आपको ज़्यादा आसानी से यहाँ से समझ भी आ जाएगा कि ना predicted label 0 था और हमारे एल्गोरिथम ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, और 1 था तो हमारे एल्गोरिथम ने भी उसको 1 प्रेडिक्ट किया। तो these two values, और यहाँ पे उसने एरर किया कि true label was 1 but our algorithm predicted 0. So this is known as true negatives. और यहाँ पर हमारे एल्गोरिथम की जो ट्रू हमारे जो डेटा की ट्रू लेबल्स थी वो थी 0 और हमारे एल्गोरिथम ने जो प्रेडिक्ट किया वो था 1. So this means that are false positives. So these were the negative values but our algorithm predicted wrong. सो और इसी तरह से हमने इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आवर एल्गोरिथम इज नॉट एबल टू मेक द डिसीजन बट इट हैज मेड सम एरर्स इन प्रिडिक्टिंग आवर क्लास वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंसाइजली हमें पूरे अपने डेटा की जो हमारी जो डिफरेंट मेजर्स हैं विच आर 4 इंपॉर्टेंट मेजर, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड वी हैव एन एक्यूरेसी मेजर, हियर इट इज। सो जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं जो कि आप लोगों को जहन में रखने हैं वो एक एक्यूरेसी का मेजर है, रिकॉल एंड F1 स्कोर एंड प्रिसिशन। मिस वुड बी डिस्कसिंग फर्दर कि ना वो रिकॉल प्रिसिशन क्या होता है बेसिकली कि वी हैव अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिकॉल एंड प्रिसिशन कि है ना अगर हम अपने प्रिसिशन की वैल्यूज, प्रिसिशन मींस कि हम अपनी फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज को डिक्रीज करना चाह रहे हैं या ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यूज को हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं, विच मींस दैट दिस कॉलम के हमारा कम हो, या रिकॉल जो हमारा इसको हम ना डिक्रीज करना चाह रहे हैं। तो वी हैव अ ट्रेड ऑफ। तो हम उसको मिस विल बी गोइंग इन दैट इन क्लास के ना किस तरह बेसिकली ना ये हो रहा होता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्यूरेसी मेजर कि 63% हमारे एल्गोरिथम ने ना सही प्रिडिक्ट किया जो वैल्यूज थी, बट अनफॉर्चुनेटली 37% जो कि है वो प्रिडिक्ट सही नहीं कर पाया। इट मे बी बिकॉज वी हैवंट डन एनी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ठीक है, हमने कोई अपने डेटा को एक्सप्लोर नहीं किया, प्लस वी हैड ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। थर्डली हमने कुछ वेरिएबल्स थे जो कि रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे यहाँ पर कोरिलेशन मैट्रिक्स के अंदर, उसको हमें ड्रॉप करना चाहिए था, बट वी हैवंट डन एनी डेटा क्लीनिंग जस्ट टू बी डायरेक्ट कि हमने उसको डेटा क्लीनिंग नहीं की बिकॉज दिस वाजंट द पार्ट ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल. It would be the topic for another day.
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। Can you explain the splitting of data, the अच्छा, syntax of that? सही सही सही। अच्छा, ये वाली लाइन, ये जिस तरह Yeah. की है, Hmm. सही। अच्छा, देखिए, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। देखिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऑलरेडी मुझे है ना यहाँ पे scikit-learn मुझे प्रोवाइड करता है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया हुआ है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है। ये ऑलरेडी सारा काम मेरा कर देगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट scikit-learn जो लाइब्रेरी है बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है, बिकॉज डेटा साइंस के सारे टूल्स इसके अंदर हैं। अच्छा, खैर, ओके, सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने कॉल किया और इसके अंदर देखिए मैं दो चीज़ें पास करना ज़रूरी है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट डेटा कौन सा है और डिपेंडेंट डेटा कौन सा है। मैंने एक्स के अंदर इंडिपेंडेंट डेटा पास कर दिया, वाई के अंदर डिपेंडेंट डेटा पास कर दिया। मैंने उसको टेस्ट साइज बता दिया। टेस्ट साइज इज अ पैरामीटर विच वी कैन फिक्स कि मुझे कितना अपना डेटा को है ना टेस्ट में कितना देना है और ट्रेन में कितना देना है। तो टेस्ट में मैंने इसको 33% पास किया, विच मीन्स क्या ना ट्रेन में 66% ऑलरेडी है ना एक्स ट्रेन के अंदर और वाई ट्रेन के अंदर ये चीज ऑलरेडी आ जाएगी। और एक्स टेस्ट के अंदर क्या आएगा, 33% ऑफ द डेटा आएगा विद द वैल्यूज वाई टेस्ट। तो वाई टेस्ट क्या होगा, बेसिकली एक कॉलम होगा जो कि 101010 वैल्यूज होंगी और उसका शेप क्या होगा 443,1 और हमारा एक्स टेस्ट का शेप क्या होगा 443,19। ये हमारा टेस्टिंग डेटा है जो कि आगे जाके हमने इससे प्रिडिक्शंस करनी है। और ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है जिसके अंदर 897,19 और 897,1। तो ये हमारा क्लास वेरिएबल है विच इज 1010। तो ये पांडास बेसिकली इसको है ना 1 नहीं शो करता, बेसिकली एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है। आई डोंट नो व्हाई, इसके पीछे की मुझे लॉजिक नहीं समझ आती क्यों करता है ऐसा, हालांकि इसको 1 शो करना चाहिए यहाँ पे। खैर, तो अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्यों स्प्लिट किया? अच्छा, ये इसलिए स्प्लिट किया ताकि है ना हम बेसिकली अपना एल्गोरिथम हमें बिल्ड करना है, हमें अपना डिसीजन ट्री बेसिकली बिल्ड करना है ना। तो हम बेसिकली हम अपने वैल्यूज़ को है ना, हमें क्या चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, हमें प्रिडिक्ट ये करना है कि जो हमारा ये जो लास्ट वेरिएबल है दिस थिंग टारगेट वेरिएबल, तो वी नीड टू प्रिडिक्ट दिस थिंग ना। तो वी नीड टू सेपरेट इट फ्रॉम आर डेटा ताकि हमारा एल्गोरिथम है इन सारे वैल्यूज़ को देख कर इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे, इसको है ना इसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज को मैंने एक जगह ले लिया था, इन सारे एट्रीब्यूट्स को, और ये टारगेट का वेरिएबल है इसको मैंने डिपेंडेंट के अंदर है ना बेसिकली ना सेव कर लिया था। बेसिकली क्लास वेरिएबल को अलग जी किया। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही। समझ आ थैंक यू। गया? ठीक है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल एंड कर दें या किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, सो ट्यूटोरियल मैं एंड कर देता हूँ और मैं ये फाइल अपलोड भी कर दूंगा और आप लोग है ना इसको प्लीज़ अपने मशीन्स पर रन करें। और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ पूछें, क्योंकि है ना ये सारी मॉडलिंग की टेक्निक्स हैं। आप लोग अपने ना रिपोर्ट्स में असाइनमेंट्स में मिस वुड बी गिविंग यू अ कैगल असाइनमेंट और विच वुड बी इन दिस वीक और मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीक। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद करनी होंगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि किस तरह ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा है, क्या हो रहा है डेटा के साथ। तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स। और एक फाइनल रिपोर्ट तो ऑलरेडी होती ही है डेटा साइंस के कोर्स के अंदर, तो यू वुड बी गोइंग थ्रू एन एंड टू एंड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़। Thank you, Allah Hafiz. Hafiz, thank you.